Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In the last video, we had discussed Kepler's laws, then we had seen the Newton's universal law of gravitation, then we had discussed also center of mass, and then finally we saw why did Newton use d square upon d square, डिनोमिनेटर में d square क्यों यूज किया था इवेंचुअली उनके लॉ में, वो हमने पढ़ा. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइड्स. मतलब ये बहुत ऐसा एक मेजर टॉपिक नहीं है, एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया है, सो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट. तो टाइड्स एक्चुअली होता क्यों है? एज वी ऑल नो, टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, दो टाइप के होते हैं, और ये टाइड्स क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून. मून का भी मास है, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिकॉज अर्थ का मास है, वैसे मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से मून अर्थ पे जितना भी पानी है, द ओशन, द सीज, इन सब के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन की वजह से अर्थ पे टाइड्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन हियर इज, ये है अर्थ, ये है मून. तो अब क्या होता है, जब मून बहुत ज्यादा पास होता है अर्थ के, ठीक है, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एंड एज ए रिजल्ट तो मून के सामने जो पॉइंट है, सपोज आई नेम इट दिस एज पॉइंट ए, तो पॉइंट ए की तरफ जो पानी रहेगा मून उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचने का ट्राई करेगा, तो पॉइंट ए पे आएगा हाई टाइड. ठीक है, यहां पर पानी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा. अब सडनली यहाँ पानी का लेवल बढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ रहा है. वो पानी आता कहां से? इस पॉइंट से 90 डिग्री ऑन बोथ द साइड्स. तो यहां से 90 डिग्री जाएंगे तो यहां पर, और यहां से 90 डिग्री जाएंगे तो यहां पर. सो आई नेम दोस पॉइंट्स बी एंड सी. ठीक है, तो पॉइंट्स बी और सी से जो पानी होता है वो मूव करके पॉइंट ए की तरफ मूव आ जाता है. इसके वजह से पॉइंट ए पे क्रिएट होता है हाई टाइड. पॉइंट बी और सी पे सिंस पानी कम हो गया, द वाटर हैज ड्रिफ्टेड फ्रॉम द पॉइंट्स बी एंड सी टुवर्ड्स द पॉइंट ए, तो पॉइंट्स बी और सी पे क्रिएट होता है लो टाइड. ठीक है, तो मून यहां पर है, यहां के पानी को अट्रैक्ट करता है, तो ज्यादा पानी कलेक्ट होने लगता है पॉइंट ए पे. पॉइंट ए पे क्रिएट होता है हाई टाइड. वो पानी मूव किया है बी और सी से टुवर्ड्स ए, तो बी और सी पे क्रिएट होता है लो टाइड. ऑलराइट, तो बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है टाइड्स के बारे में. ये हमको याद रखना है कि टाइड्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एक्टिंग ऑन द अर्थ. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड is the earth's gravitational force. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कोर्स हमको पता ही एक्ट करता है. अब जब कोई ऑब्जेक्ट को, सपोज मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकता हूं, इफ आई थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जाता है. वी मस्ट हैव ऑब्जर्व, जब हम कोई एक बॉल को फेंकते हैं, कोई स्टोन को ऊपर फेंके, तो उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते वो स्पेस में नहीं चला जाता है. इट कीप्स ऑन मूविंग अपवर्ड्स एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वो ऊपर जाके से रुक जाता है और फिर नीचे आना स्टार्ट करता है. मतलब जब कभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है. अब ये स्पीड कम क्यों हो रहा है? बिकॉज हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करता ही है. तो जब एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चौक को ऊपर फेंक रहा हूं, तो जैसे ये चौक ऊपर जाएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो ट्राई करेगा इसको नीचे खींचने का. तो जब मैं फोर्स अर्थ जब इस पे एक्सर्ट करता है तो धीरे धीरे इसका स्पीड कम होने लगता है. फिर वो फाइनली एक पॉइंट पे पहुंच के रुक जाएगा, और फिर अर्थ के फोर्स की वजह से अब वो नीचे आना स्टार्ट करता है. इसका मतलब जब कभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है. फाइनली जीरो हो जाएगा स्पीड, तो वो जाके रुक जाएगा और फिर गिरना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो वी ऑल नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का है ही, वैसे बहुत सारे प्लैनेट्स का भी है. अलग अलग प्लैनेट्स का मास अलग है, रेडियस अलग है, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग ही होने वाला है. अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे एप्पल टूट के अर्थ के सरफेस पे गिरा, बिकॉज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एप्पल पे, तो एप्पल का भी तो मास है, तो एप्पल भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा अर्थ पे. एंड व्हेन वी फाइंड आउट, जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा था, F इज टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. ठीक है, तो उस हिसाब से जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एप्पल पे एक्सर्ट कर रहा है, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स तो एप्पल भी अर्थ पे एक्सर्ट करेगा. बिकॉज वी हैड सीन, जो फॉर्मूला आता है दैट इज F इज टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. तो g तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन एप्पल एंड द अर्थ, m1 ले लेते हैं मास ऑफ अर्थ, m2 है मास ऑफ एप्पल. तो तुम एप्पल के लिए बात करो या फिर तुम अर्थ के लिए बात करो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू तो सेम आएगा. तो जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को पुल कर रहा है, उतनी ही फोर्स से एप्पल भी तो अर्थ को पुल कर रहा है. तो ऐसा क्यों होता है कि एप्पल अर्थ पे गिर जाता है, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? एज सिंपल एज दैट, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है. अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए अर्थ मूव नहीं करता है, एप्पल मूव करता है. एकदम सिंपल एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जितना फोर्स सन अर्थ पे एक्सर्ट कर रहा है, उतना ही फोर्स अर्थ भी सन पर एक्सर्ट कर रहा है. तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि सन अर्थ को खींच लेता है? बिकॉज अर्थ का ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, अर्थ मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, इसीलिए
सन का ग्रेविटेशन फोर्स बस हमारा डायरेक्शन चेंज कर पा रहा है, दैट इज अर्थ का। तो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से अर्थ अपना बार बार डायरेक्शन चेंज कर पा रहा है सिर्फ। अगर सपोज अर्थ मूव करना स्टॉप कर दे, इफ द अर्थ कम्स टू अ हॉल्ट, अर्थ रुक जाए, तो सन उसको अपनी तरफ खींच लेगा। सेम थिंग इज वैलिड फॉर अर्थ एंड मून ऑल्सो। अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ मून को खींच रहा है उतना ही मून भी अर्थ को खींचता है, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ वोंट गेट इजीली डिस्प्लेस्ड, और मून साथ में घूम भी रहा है तो इसीलिए अर्थ की तरफ मूव करके अट्रैक्ट नहीं होता है। अगर मून मूव करना स्टॉप कर दे तो डेफिनेटली अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव सीन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जब कभी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके स्पीड उसका जीरो हो जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग बैक टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं उसका स्पीड कम होने लगता है, तो वैसे अगर एक ऑब्जेक्ट को हम टॉप से ऊपर से मैं छोड़ दूं तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ने लगता है, ठीक है। मतलब अगर सपोज ऑब्जेक्ट को अभी अगर मैंने होल्ड करके रखा है तो इसका वेलोसिटी जीरो है, लेकिन अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो जैसे रिलीज करूंगा धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, और स्पीड बढ़ रहा है मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन। आई होप यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो भी एक्सेलरेशन होता है, कम हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन होता है। बट यहां पे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज देयर इज एन इंक्रीज इन द वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां पर एक्सेलरेशन है। अब यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ठीक है। F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, F इक्वल टू मा, ठीक है। हम इसको ऐसे याद रखते हैं, बहुत इजी पड़ता है। तो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो है m। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन। अगर स्पीड नहीं बढ़ता, वो कांस्टेंट स्पीड से गिरता तो एक्सेलरेशन वुड हैव बीन जीरो, लेकिन सिंस देयर इज एन इंक्रीज इन द स्पीड मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन, तो a का वैल्यू है। मतलब जब ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, एक्सेलरेशन है, तो देयर मस्ट बी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और हमको पता है कौन सा फोर्स को खींच रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू व्हिच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट होना मतलब उसका स्पीड बढ़ते जाता है जैसे वो नीचे आता है, और यही चीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं या अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। So this is the same thing, जब एक ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करेंगे तो उसका स्पीड बढ़ता जाता है, क्यों? बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे पुल कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स देयर इज एन एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के डिस्कस किया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब हर चीज नीचे तो वर्टिकली गिरती ही है, बट एक्चुअली दे आर इंटेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सिंस फोर्स का डायरेक्शन, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला भी लिखे थे m into a, फोर्स का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो मास तो स्केलर क्वांटिटी, मास में डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। एक्सेलरेशन भी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका भी डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए एक्सेलरेशन भी इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। नाउ हमने फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा था इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड वी हैड डिराइव्ड दिस फॉर्मूला F is equals to G m1 m2 upon d square, ठीक है। तो G m1 m2 upon d square ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, ठीक है। और अगर सपोज यहाँ पे इफ दिस इज अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लेते हैं एट सम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम दिस पॉइंट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इतना डिस्टेंस हो गया रेडियस, और इतने को हम मान लेते हैं हाइट h। तो दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इन शॉर्ट ये दोनों को h प्लस r को मिला के मैं लिख देता हूं स्मॉल r, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में द डिस्टेंस d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, ठीक है। तो एक बॉडी सपोज यहां पर है पॉइंट a पे, ठीक है। तो पॉइंट a पे मतलब वो खुद ही उसका डिस्टेंस हो गया,
एंड यहां से लेकर हमको अर्थ के सेंटर तक मेजर करना है, तो अर्थ के सेंटर तक होगा r प्लस एच, मतलब उसको मैं लिख देता हूं स्मॉल r। तो व्हाट आर वी डूइंग हियर इज, हम यहाँ पे इसको हटा के स्मॉल r लिख देते हैं, ठीक है। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से, ठीक है। नाउ और f का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा, m इंटू a, बट यहां पर हमको a नहीं लिखना है, यहां पर हमको लिखना है g। g है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो होता है वो। तो नॉर्मल a मतलब एक्सेलरेशन होता है, g मतलब जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। सो यू मे कॉल g एज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वांटिटी वाइज g इज एक्सेलरेशन ओनली, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, ऑलराइट। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, व्हाट आई कैन डू इज मैं राइट हैंड साइड को भी इक्वेट करता हूं, तो m इंटू जी is equals to this g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो m इंटू जी और g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। अब इसमें से क्या होगा, अब ये m1, तो m1 मतलब कैसा हुआ, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूला को ना थोड़ा सा ऑल्टर करता हूं ताकि नोटेशन में हमको कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला यही है अभी तक जो हमने पढ़ा है, लेकिन इसको और इजी करने के लिए हम नोटेशन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसमें मैं क्या करूंगा, f को लिखूंगा g, हमारा पहला ऑब्जेक्ट है अर्थ, ठीक है, बिकॉज हम अर्थ और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है अर्थ, तो मैं m1 को यहां पर जो हमने m1 लिखा है उसको मैं लिख देता हूं कैपिटल M। कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, याद रखिएगा, बड़ा M लिखा, कैपिटल M लिखा, मतलब बड़े वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और जब हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की, तो अर्थ का ही मास ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो m1 को मैं लिख रहा हूं कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ अर्थ। m2 मतलब वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको मैं लिखता हूं सिर्फ स्मॉल m, ताकि इजी पड़े, हमको बार बार m1 m2 में कंफ्यूजन ना हो। तो पहला m1 को मैंने लिखा कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ अर्थ। m2 को लिखा वो ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, वैसे रहने देता हूं, ठीक है। सो कंसीडरिंग दिस आई विल अकॉर्डिंगली मेक द चेंजेस हियर आल्सो, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट रहे। तो f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। नाउ दिस इज लॉट सिंपलर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। हमने m1 m2 ही लिया है, बट m1 मास ऑफ अर्थ है बड़ा M, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट है छोटा m। अब इसमें क्या होगा, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विद स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर है, तो आई विल राइट फर्स्ट स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, इट वाज 6.673 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देन m इज मास ऑफ अर्थ एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को लेते हैं r, लेकिन अगर सपोज ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर ही है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सपोज इधर ही है, ऐसे इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, तो उस ऑब्जेक्ट से लेकर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस तो अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में स्मॉल r स्क्वायर हट जाएगा और आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, सो gm अपॉन r स्क्वायर, ऑलराइट। तो ये वाला है तब जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से काफी ज्यादा ऊपर होता है, बट इफ इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हमको स्मॉल r की जगह लिखना है कैपिटल R, व्हिच मींस रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। स्मॉल g इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ एंड R इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी ये सारे वैल्यूज ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब G का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होता है, मास ऑफ अर्थ इज अ स्टेडी वैल्यू, R इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये सारे वैल्यू जब हम पुट करते हैं, व्हाट डू वी गेट इज एक वैल्यू मिलता है हमको। तो व्हाट आई डू इज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 into 10 raised to -11। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू है 6 into 10 raised to 24 kg। मास ऑफ अर्थ is 6 into 10 raised to 24 kg and radius of the earth is 6.4 into 10 raised to 6 का स्क्वायर। मतलब एक्चुअली कैसा होता है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, ठीक है। 6400 किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मीटर होता है SI यूनिट लेंथ का। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। अब मैं 6400 को लिखता हूं 6.4
इंटू 1000। तो मैंने क्या किया, 6400 को डेसिमल शिफ्ट किया, मतलब अभी डेसिमल यहां पर अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा है, 6400.0 होगा। तो इट इज 6400.0। तो मैंने वो पॉइंट जो यहां पर होगा लास्ट जीरो के बाद, उसको मैंने 3 प्लेस से शिफ्ट किया, 1 2 एंड 3। 3 से शिफ्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 1000 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1000 मतलब 10⁻³ अनदर 1000 इज 10⁻³ मिलके हो जाएगा 10⁻6। यहाँ पे 10⁻6 है। तो जब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है दैट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज है, जब इनका हम वैल्यू पुट करते हैं हमको पता चलता है कि जी का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू अर्थ पे है, दैट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, अब अर्थ पे भी ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं है। अभी तो हमने पढ़ा कि अर्थ पे जी का वैल्यू इतना है, ऑलराइट ठीक है, लेकिन अगर सपोज मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूं तो जी का वैल्यू चेंज होगा, अर्थ के सरफेस के अंदर जाता हूं तो भी जी का वैल्यू चेंज होगा। ऊपर और नीचे जाने का तो छोड़ो, अर्थ के सरफेस पे भी अगर मैं अलग अलग प्लेसेस पे हूं, सपोज मैं पोल्स पे हूं या फिर इक्वेटर पे हूं, तो भी जी का वैल्यू सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स विच डिसाइड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, above the surface of the earth and below the surface of the earth। तो वो टॉपिक हम इसके बाद अभी नेक्स्ट करने वाले हैं। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इज, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है, स्पीड बढ़ते जा रहा है मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी हम कैलकुलेशन इजी रखने के लिए इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये जी का जो वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, कैसे कैसे चेंज होता है, विल अंडरस्टैंड दैट। So next is factors affecting value of G. G is gravitational acceleration. Do not confuse capital G with small g. कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तभी पढ़ते हैं कि कौन से फैक्टर G के वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग which changes the value of G is the shape of the earth। as you must be aware, अर्थ का जो शेप है इट इज नॉट कंप्लीटली स्पेरिकल, अर्थ एकदम स्फीयर जैसा नहीं है, इट इज समवट ओवल, एलिप्स जैसा, यस एलिप्टिकल ओवल शेप का है, अंडे जैसा है। ठीक है, इट इज नॉट स्पेरिकल। अब इस वजह से क्या होता है, ठीक है, तो दिस इज मोर ऑफ ओवल और एलिप्टिकल। तो ये अर्थ कुछ ऐसा है, अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्पेरिकल। तो ये मैं अर्थ के सेंटर को ले लेता हूं यहाँ पे। अब सिंस अर्थ परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है, इट इज ओवल और एलिप्टिकल, तो उसका शेप कैसा है ना, इट इज लाइक अ बलून। ऑफ कोर्स स्पेरिकल बलून को तुम ऊपर और नीचे से ऐसे प्रेस कर दो, फोर्स अप्लाई करो, सो व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब ऊपर और नीचे वो थोड़ा चपटा हो जाएगा। और इक्वेटर पे जब तुम ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे पोल्स पे तो फ्लैट तो हो गया, और इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इफ यू हैव अ स्फेरिकल बलून, व्हेन यू प्रेस फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट हैपेंस, द पोल्स बिकम्स फ्लैटेंड, चपटे हो जाते हैं, और जो इक्वेटर जो नॉर्मली ऐसे था वो थोड़ा और ज्यादा बल्ज हो जाता है। तो सेम थिंग हैपेंस विद द शेप ऑफ द अर्थ आल्सो। तो ये है पोल। तो जो पोल का रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, आई विल राइट आर पी, और जो इक्वेटर का रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, आर ई, आर नॉट सेम, बिकॉज पोल्स पे तो वो थोड़ा फ्लैट है, तो ये आरपी का वैल्यू छोटा है, आर ई का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, सो आरपी का वैल्यू छोटा है, आर ई का वैल्यू बड़ा है, इसीलिए जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, उसमें ये आर का वैल्यू तो अलग अलग है, मतलब मैं पोल पे रहूंगा तो जी का वैल्यू अलग आएगा बिकॉज आर का वैल्यू अलग है, और इक्वेटर पे रहूंगा तो आर ई का वैल्यू अलग है तो जी का वैल्यू अलग आएगा। नाउ आरपी का वैल्यू छोटा है, तो जब आर छोटा रहेगा तो जी का वैल्यू बड़ा आएगा बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
जो डिनोमिनेटर में है, मतलब अगर ये बढ़ेगा ना तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो ये gm का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है दोनों के लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m मास ऑफ अर्थ इज रिमेनिंग सेम। अब यहां पर बचा rp, rp का वैल्यू छोटा है, re का वैल्यू बड़ा है। तो सपोज मैं gm का वैल्यू, जस्ट एन एग्जांपल, gm का वैल्यू उतना है नहीं, अब gm का वैल्यू मैं ले लेता हूं 100 दोनों जगह, ये पोल पे है और ये इक्वेटर पे है। पोल का रेडियस छोटा है तो मैं इसको ले लेता हूं सपोज 5, जस्ट एन एग्जांपल 5, तो इसका आंसर आता है 20। ठीक है, इक्वेटर का रेडियस जो है वो पोल के रेडियस से बड़ा है, तो मैं इसको लिख लेता हूं सपोज 10, तो यहां पर आंसर आएगा 10। तो मतलब पोलर रेडियस कम है, पोलर रेडियस कम है इसीलिए जी का वैल्यू ज्यादा आएगा, इक्वेटोरियल रेडियस का वैल्यू ज्यादा है इसीलिए जी का वैल्यू कम आएगा। सो इसलिए पोल पे जो वैल्यू होता है दैट इज 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इक्वेटर पे होता है इट इज अराउंड 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सिंस अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट यूनिफॉर्म स्फीयर, इसकी वजह से पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस सेम नहीं है। पोल का रेडियस छोटा है इसीलिए जब डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर बड़ा आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर बड़ा आता है 9.832। इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो आंसर छोटा आता है, इसीलिए इसका आंसर आता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से जी का वैल्यू चेंज होता है, दैट इज शेप ऑफ द अर्थ। नाउ सेकंड इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं तो सेकेंड फैक्टर इज हाइट और ऑल्टीट्यूड, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। ठीक है, नाउ दिस इज अर्थ, इसको अभी हम स्फीयर ही कंसीडर करते हैं बिकॉज कंसिडरेशन में इजी पड़ता है रेडियस के लिए। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ और ये है अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो है g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर है, सपोज इट इज एट पॉइंट ए हियर, ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ का सेंटर टू द ऑब्जेक्ट तो वो तो बढ़ गया, मतलब इसको मैं लेता हूं h, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इनको मिलाएंगे जब कैपिटल आर प्लस स्मॉल h, हमको मिलता है स्मॉल आर, ये हमने पहले लिखा था। तो मतलब ऑफ कोर्स जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, व्हेन वी आर एट अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये फॉर्मूला चेंज होकर बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज कैपिटल आर प्लस एच। नाउ बहुत सिंपल सी बात है, कैपिटल आर इज रेडियस, इतना है सपोज, और स्मॉल आर तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, तो स्मॉल आर इज अ बिगर वैल्यू, तो स्मॉल आर बड़ा वैल्यू है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा आएगा। ठीक है, तो सिंस स्मॉल आर इज अ बिगर वैल्यू दैट इज कैपिटल आर प्लस कैपिटल एच, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो जी का वैल्यू कम आएगा। तो इसीलिए जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू कम होने लगता है, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। डिनोमिनेटर का वैल्यू क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज जैसे जैसे मैं और ऊपर जाऊंगा, सपोज इफ आई रीच हाइट, मतलब पॉइंट बी पहुंच गया तो ये हाइट हो गया h, तो कैपिटल आर प्लस एच, तो स्मॉल आर का वैल्यू तो और ज्यादा बड़ा हो गया। तो जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ेगा, स्मॉल आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा जी का आंसर कम आते जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो पहला था शेप ऑफ द अर्थ, दूसरा है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड तीसरा इज द डेप्थ। डेप्थ मतलब हमको अर्थ के सरफेस के अंदर जाना है, हाइट मतलब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर गए, अब डेप्थ मतलब वी आर मूविंग इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ का क्या मतलब है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, और इनिशियली मान लेता हूं मैं यहां पर हूं पॉइंट ए पे। ठीक है,
पॉइंट ए पे हूं, तो पॉइंट ए से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो रहेगा g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नथिंग न्यू इन दिस एंड नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं पॉइंट ए पर हूं, आई एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट इज कैपिटल आर एंड हियर इज द फॉर्मूला व्हाट वी यूज। अब हमको क्या लगता है कि जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, जी का वैल्यू कम होता है बिकॉज डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो जब हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे तो जो डिस्टेंस का वैल्यू है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो ये जी का आर का वैल्यू जो डिस्टेंस है वो आर का वैल्यू तो कम होते जाएगा, और आर का वैल्यू कम हो रहा है, जब डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट वी ऑल थिंक, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो कम हो रहा है नो डाउट, लेकिन उसके प्रपोर्शन में अर्थ का जो मास है वो भी चेंज होता है। मतलब सपोज मैं जब पॉइंट ए पे था, इफ आई वाज ऑन पॉइंट ए, तो ये अर्थ का पूरा मास, ये अर्थ का पूरा मास मुझे अट्रैक्ट कर रहा था टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, सो व्हेन आई वाज एट पॉइंट ए, ये पूरा मास अर्थ का मुझे खींच रहा था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ एज आई एम मूविंग इनसाइड, सपोज मैं यहां पर आ गया पॉइंट बी पे, ठीक है, और ये मैं मार्क कर देता हूं डेप्थ, मैं इतना अंदर गया, दिस इज द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। डेप्थ वही होता है जो हम सरफेस से मेजर करते हैं। अगर मैं यहां से इफ आई डिग अप द ग्राउंड एंड आई गो 10 किलोमीटर इनसाइड, तो डेप्थ इज 10 किलोमीटर्स, तो मैं 10 किलोमीटर अंदर गया। सो नाउ दिस डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब अर्थ के सेंटर से होगा r माइनस डी, बिकॉज r इज द एंटायर रेडियस, यहां से यहां तक, उसमें से डेप्थ को निकाल दो तो बचेगा r माइनस डी। तो डेफिनेटली तुमको लगेगा कि डिस्टेंस तो कम हुआ है, पहले r था बड़ा वैल्यू, अब r माइनस डी छोटा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो कम हुआ है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, जब हम पॉइंट ए पे थे तो पूरा अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रहा था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन अब क्या हो रहा है, एज आई एम ऑन पॉइंट बी, तो क्या होगा, ये इतना रेडियस जो r माइनस डी का रेडियस है, अर्थ का उतना ही पार्ट मुझे अट्रैक्ट करके सेंटर पे पुल करने का ट्राई करेगा। क्योंकि जब मैं पॉइंट बी पे आ गया तो जो ये वाला प्रोपोर्शन है जो मैं ऐसे डिजाइन बना रहा हूं, तो जब मैं पॉइंट बी पे आ गया, तो जब मैं अंदर चला गया तो वो ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है विच इज द डिजाइन पोर्शन, वो पोर्शन तो मेरे ऊपर ही रह गया बिकॉज आई हैव मूव्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो सारा पोर्शन तो ऊपर ही रह गया। अब वो ऊपर रह गया मतलब वो मुझे थोड़ी ना हेल्प करेगा नीचे पुल करने में। तो जो पार्ट ऊपर रह गया, मतलब दिस एंटायर रिम, ठीक है, जो मैंने डिजाइन किया है, अब अर्थ का वो उतना पार्ट, ये सारा पार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है बिकॉज आई एम नॉट अबव इट, आई एम बिलो इट। तो जब मैं उसके अंदर आ गया हूं तो ओनली दिस पार्ट, ये जो छोटा सर्कल मैंने जो डॉटेड सर्कल बनाया, सिर्फ इतना पार्ट मुझे अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और जब सिर्फ इतना ही पार्ट एक्सर्ट कर रहा है, मतलब अर्थ का मास भी तो कम हो गया। अर्थ का मास पहले था ये पूरे बड़े सर्कल के बराबर, लेकिन अब सिर्फ छोटा वाला सर्कल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो बड़े सर्कल का तो मास ज्यादा होगा, छोटे सर्कल का मास कम है, तो यहां पे आर का वैल्यू तो कम होता ही है, लेकिन उसके प्रपोर्शन में मास का वैल्यू ज्यादा कम हो जाता है। आर का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, आर का वैल्यू डिक्रीज होके हो गया आर माइनस डी, लेकिन जो मास कम हुआ है ना, वो मास डिस्टेंस से भी ज्यादा कम होता है। तो मतलब अगर सपोज ये 20% कम हुआ तो ये सपोज 50% कम हो जाएगा। So there is an increase in the distance, but जो मास अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो क्या हुआ, ये कम हुआ, ये और ज्यादा कम हो गया, इसके वजह से ओवरऑल जी का वैल्यू कम ही होता है। ठीक है, तो जी का वैल्यू डिक्रीज ही होने वाला है। तो जब हम पॉइंट ए पे थे, पूरा का पूरा अर्थ का मास एक्ट करके मुझे सेंटर पे बुला रहा था, लेकिन जब मैं पॉइंट बी पर हूं तो सिर्फ एक छोटे सर्कल का पोर्शन जितना है, अर्थ का उतना ही पोर्शन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज इतना पार्ट इज अबव मी, मतलब इट इज नॉट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन पुलिंग मी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उतना पार्ट जब बाहर चला गया, मतलब अर्थ का उतना मास वेस्ट हो गया। अब जब उतना मास वेस्ट हो गया तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा कम हो गया। तो यहां पर मास का वैल्यू डिस्टेंस का तो कम हुआ ही है, मास का वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो डिनोमिनेटर कम हुआ लेकिन न्यूमरेटर उससे भी ज्यादा कम हो गया। डेफिनेटली आंसर छोटा ही आएगा। जैसे अगर सपोज वैल्यू मैं ले लेता हूं यहाँ पे 10 और डिनोमिनेटर बाद में कम होके हो गया 8, ठीक है, और पहले था यहाँ पे 100, जीएम का वैल्यू, न्यूमरेटर एग्जांपल ले रहा हूं मैं,
तो यहाँ पर आंसर आता है 10। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि डिनोमिनेटर तो कम हो गया, तो ठीक है डिनोमिनेटर कम हुआ है, उसके प्रपोर्शन में जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा कम हो गया। सपोज ये कम होके हो गया 100 से हो गया 64। ठीक है, तो अब आंसर आएगा इसका 8। तो भले डिनोमिनेटर कम हुआ है, न्यूमरेटर ज्यादा वैल्यू से कम हो जाता है, मास डिक्रीजेस बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, हेंस जी का वैल्यू फिर भी कम होता है। ठीक है, सो द 3 फैक्टर्स विच डिसाइड और विच चेंज द वैल्यू ऑफ जी इज शेप ऑफ द अर्थ, हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड डेप्थ। अर्थ का शेप परफेक्टली स्पीयर नहीं है, ठीक है, इसके वजह से अर्थ का पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस इक्वल नहीं है, इसीलिए पोलर इक्वेटर पे रेडियस अलग है और इसीलिए जी का वैल्यू अलग आता है। देन जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ता है तो दिस डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो जी का वैल्यू कम होता है, और डेप्थ का तो अभी हमने पढ़ा ही। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज टेक्स्ट बुक में वो जो टाइड्स वाला पार्ट है वो वहां से रीड करना, ऑफ कोर्स वो रीड करना है। देन यू कैन रीड अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड देन टिल दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, तीनों चीज तुमको पढ़ना है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। ठीक है, सो कीप रीडिंग द टेक्स्ट बुक, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वॉच द वीडियो अगेन। So that's it for this video. Thank you and bye bye.